हेलो फ्रेंड्स। अभी इस वीडियो में हम लोग हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट नंबर 2 का थरोली रिवाइज करेंगे। ओके, देखो बच्चों, ये सेकंड यूनिट जो है वो आपका किस चीज का है? कंसिडरेशन का था। ओके, अब इसमें मेनली अगर देखा जाए तो मीनिंग, डेफिनेशन, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन, रूल्स ऑफ नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये चार चीजें मेनली इसके अंदर कंसिस्टेड है। ओके, अब एक एक करके हम लोग सारी चीजें देखते हैं। अगर मेनली देखा जाए तो कंसिडरेशन आपको जैसे मैंने बताया इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने आपको बताया क्यों? बिकॉज विदाउट विच नो सिंगल प्रॉमिस विल बी एनफोर्सिएबल। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एग्रीमेंट बनाना है तो एग्रीमेंट का डेफिनेशन ही क्या बोलता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब अगर अग्रीमेंट चाहिए तो उसमें प्रॉमिस के साथ साथ कंसिडरेशन जरूरी है। ओके, तो इसके लिए भी आपका कंसिडरेशन इसेंशियल एलिमेंट बनता है। बिकॉज अगर कंसिडरेशन ना हो तो अग्रीमेंट नहीं बन पाएगा और ना एग्रीमेंट हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ओके, इसको लैटिन टर्म दिया गया है क्विड प्रो को, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। मतलब जब आपको कुछ तो भी रिटर्न में मिले तो इसको बोलेंगे क्विड प्रो क्यो। ठीक है, तो फिर इसमें भी हम लोग और आगे जाए तो हैविंग डबल एस्पेक्ट ऑफ बेनिफिट टू द प्रोमिसर एंड डेट्रीमेंट टू द प्रोमिसी। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें डबल एस्पेक्ट होता है। एक तरफ बेनिफिट टू द प्रोमिसर, मतलब एक पार्टी को जो प्रोमिसर होता है उसको बेनिफिट मिलेगा, एंड डेट्रीमेंट टू द प्रोमिसी, और लॉस होगा प्रोमिसी को। देखो, एक सीधी सीधी सी बात बोलूं तो भाई जनरली अगर देखा जाए तो यहाँ पे ना किसी को प्रॉफिट होता है ना किसी को लॉस, क्योंकि दोनों को कुछ ना कुछ तो रिटर्न में मिल ही जाता है, बट फिर भी बोलने के लिए बोला जाता है। और मैंने जैसे बताया ये जो डेट्रीमेंट एंड बेनिफिट ये सब है, ये मीसा वर्सेस क्यूरी की जो आपकी एक पर्टिकुलर केस लॉ हुई थी वहां पे ये डेफिनेशन निकल के आई थी। ओके, it has to be really understood in the sense of some detriment envisaged by English law. In this unit, we shall try to understand the concept of consideration and also its legal requirement. Okay, अब देखो, कंसिडरेशन इज प्राइस टू बी एग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी। मतलब प्रोमिसी जो प्राइस पे करने वाला होगा उसको हम लोग कंसिडरेशन बोलेंगे। फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर, मतलब प्रोमिसर कुछ परफॉर्मेंस देगा और उसके बदले में प्रोमिसी क्या करने वाला है? पैसे पे करेगा। इसको नॉर्मली कंसिडरेशन बोला गया है। The word consideration was described in popular English case Misa versus Curie. ओके, तो यहां उसको डिफाइन किया था, बट मैंने जैसे आपको बताया मेन तो हमारे लिए देखे डेफिनेशन 2D की है, और ये मैंने बोल्ड नहीं किया हुआ है, ये आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी बोल्ड करके आया हुआ है। ओके, देखो, A valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party। मतलब एक पार्टी को या तो कुछ राइट मिल रहा है, या कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, या प्रॉफिट मिल रहा है, या बेनिफिट मिल रहा है। ओके, या फॉर बियरेंस, मतलब कुछ बियर करना पड़ रहा है, डेट्रीमेंट मतलब डैमेज हो रहा है या लॉस हो रहा है, गिवन और सफर्ड, ये सफर्ड होगा, और अंडरटेकन बाय द प्रोमिसी, मतलब प्रोमिसी को यहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा। क्यों? क्योंकि भाई वो पैसे देने वाला है, इसके लिए बोला जा रहा है कि उसको लॉस होगा, और इस पार्टी को, प्रोमिसर को कुछ बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ही विल बी गेटिंग द मनी। ओके, बट ये डेफिनेशन जैसे मैंने बताया आपको कोट करते वक्त भी नहीं करनी है। कोट करते वक्त तो भाई हम लोग ये सेक्शन 2 सब सेक्शन डी के डेफिनेशन जो है वो हम लोग कोट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने दी है। ओके, चलो डेफिनेशन कैसा पढ़ेंगे? When at the desire of promiser, है ना, मतलब मैंने आपको तब भी बताया था जो कंसिडरेशन जानी है वो किसके डिजायर पे होगी? प्रोमिसर के डिजायर पे होगी। ओके, when at the desire of promiser, the promisee or any other person। तो मतलब ये मूव कहां से हो सकती है? या तो प्रोमिसी से या फिर कोई दूसरे पर्सन से भी हो सकती है। ठीक है, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, or promises to do or abstain from doing something such an act or abstinence or promise is called as consideration। तो मैंने जैसे आपको बताया था कंसिडरेशन, देखो उसके ये जो डेफिनेशन है उसे में लिखा हुआ हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इट शोज पास्ट टेंस। फिर और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंट टेंस। प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? आपका फ्यूचर टेंस प्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कैसी भी हो सकती है। ओके, और ना सिर्फ ये बल्कि हमने ये भी बोला था, देखो, और डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब कंसिडरेशन कुछ करने के लिए भी हो सकती है और कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है। ओके, अब अगर एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन देखे, मतलब जो आपने डेफिनेशन देखी तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकल रहा है, एनालिसिस क्या निकल रहा है, तो उसने भी यहाँ पे पार्ट्स में आपको यहाँ पे इंडिकेट करके रखा हुआ है। तो चलो एक बार चेक कर दे। जैसे Consideration is an act
ऑफ डूइंग समथिंग। तो कंसिडरेशन क्या होता है, कुछ करने के लिए हो सकता है। ओके, जैसे अजय प्रोमिसेस भुवन टू गारंटी पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स। मतलब अजय ने प्रॉमिस किया है भुवन को कि गारंटीड है कि मैं पेमेंट करूंगा, विच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 month क्रेडिट। मतलब जो 1 month क्रेडिट टू होम चैतन्य। तो मांझरा क्या है, भुवन 1 महीने के क्रेडिट पे गुड्स सेल करना चाहता है चैतन्य को। ओके, लेकिन भुवन को यह टेंशन है कि ये जो चैतन्य है, ये चैतन्य 1 महीने के बाद पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। तो फिर ये जो अजय है, अजय ने प्रॉमिस किया भुवन को कि भाई मैं तेरे को गारंटी देता हूं कि अगर चैतन्य ने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे को क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। बात समझ में आ गई। तो भुवन को गुड्स सेल करने थे चैतन्य को 1 महीने के क्रेडिट पे, लेकिन भुवन को थोड़ा डाउट था चैतन्य पे, इसके लिए अजय ने प्रॉमिस किया भुवन को कि भाई मैं तेरे को क्या कर दूंगा, अगर चैतन्य पेमेंट ना करे तो मैं तेरे को पेमेंट करूंगा। ओके, हियर द सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय भुवन टू चैतन्य इज कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस। ओके, तो ए ने प्रॉमिस किया ना, मतलब अजय ने प्रॉमिस किया, तभी तो क्या हुआ बताना, यहाँ पे गुड्स सेंट आउट हो पाए हैं। तो मतलब यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो कुछ करने के लिए थी। ओके, ये थोड़ा उसने कॉम्प्लिकेट बना दिया, इसमें तो वो और एक पार्ट आ जाएगा एग्जाम्पल में, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी ऑल्सो। ओके, तो वो भी पॉइंट उसने कवर किया है। तो बेटा पढ़ते टाइम इतने डिफिकल्ट नहीं पढ़ने चाहिए एग्जाम्पल। मैं सीधे सीधे एक एग्जाम्पल दूंगा। अगर मैं आपसे सेलफोन ले रहा हूं तो इसका मतलब आपने मुझे सेलफोन बेचने का प्रॉमिस किया हुआ है। ओके, तो ये जो आपका प्रॉमिस हुआ, ये कुछ करने के लिए प्रॉमिस किया गया, टू डू समथिंग हो गया है ना, डूइंग समथिंग के लिए आपने प्रॉमिस किया है। तो कंसिडरेशन कैन बी फॉर डूइंग समथिंग। और उसके बाद क्या बोला है, कंसिडरेशन इज एब्सटिनेंस। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग भी हो सकता है, कुछ करने से रोकना भी कंसिडरेशन हो सकती है। जैसे अभिषेक प्रोमिसेस भारती नॉट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम। मतलब अभिषेक ने प्रॉमिस किया भारती को कि भाई तू मेरे ऊपर क्या नहीं करना, तू सूट फाइल नहीं कर, सॉरी अभिषेक ने प्रॉमिस किया कि भाई वो भारती के ऊपर सूट नहीं करेगा इफ ही भारती वुड पे हिम 1 लाख रुपीज। मतलब अगर भारती अभिषेक को, अब ये ही बोला है, अब ये ही है कि शी है, भारती को तो शी होना चाहिए, बट ठीक है भाई जो भी लिखा है। तो यहां पे हुआ क्या है, अभिषेक ने प्रॉमिस किया भारती को कि मैं तेरे ऊपर स्यू नहीं करूंगा, मैं तेरे ऊपर केस फाइल नहीं करूंगा अगर वुड पे हिम, मतलब अभिषेक को ये भारती कितना पे करेगा, 1 लाख। ओके, तो केस फाइल नहीं करूंगा अगर तू 1 लाख पे करे। तो आपको नहीं लगता ये कुछ करने से रोकने के लिए पैसे दिए जा रहे, केस फाइल ना करने के लिए पैसे दिए जा रहे, बराबर है। हियर एब्सटेनेंस ऑन द पार्ट ऑफ अभिषेक वुड कॉन्स्टिट्यूट अ कंसिडरेशन अगेंस्ट भारतीज पेमेंट ऑफ 1 लाख इन फेवर ऑफ द अभिषेक। ओके, तो ये यहां पे देखा जाए तो ये एब्सटिनेंस हो गया। ओके, तो ये जब एब्सटिनेंस हो जाता है तो फिर ये भी आपकी कंसिडरेशन मानी जाती है। ओके, तो एक बात देखो, पार्थ ने मेरे को पूछा था कि सर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। वो एक्चुअली मैंने आपको पढ़ाते टाइम पुलिस स्टेशन का एग्जांपल दिया था, है ना, कि आपने किसी को उड़ा दिया और आप पैसे दे रहे हो ताकि वो सूट फाइल ना कर सके हम पे। तो मैंने आपको जब ये बताया था तो मेरे को पार्थ ने एक सवाल पूछा था कि सर अगर लेट से हमने उस पर्टिकुलर वो जो भी आपका बंदा होगा जिसको हमने पैसे दिए हुए, ओके, तो उसको हमने पैसे दे दिए सूट ना, या मैं बोलूंगा पुलिस में कंप्लेन ना करने के लिए हमने पैसे दिए और उसने पैसे तो ले लिया, बट फिर भी उसने अगर पुलिस में कंप्लेंट डाल दी तो फिर क्या होगा। तो एक बात बता दूं बच्चों, पहली बात तो ये जो पर्टिकुलर आप पैसा दे रहे हो नॉट फॉर फाइलिंग द सूट, ये अपने आप में लीगल प्रोसीडिंग की रुकावट बन रही, इट इज रिस्ट्रेंट इन लीगल प्रोसीडिंग। ये आपको यूनिट 3 में आएगा और ऐसे एग्रीमेंट वॉइड बनते हैं। ओके, तो एक बात बता दो, अगर उसने वैसे केस फाइल कर दिया, पुलिस स्टेशन में अगर कंप्लेन लिखा दी तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैंने तो पैसे दिया था तेरे को ये पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन ना करने के लिए। ओके, तो ये वहां पे आप लोग नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये अपने आप में वॉइड रहेगा। ओके, ये यूनिट 3 में आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें होती है, जब आप ऐसे रुकावट पैदा करते हो तो वो अपने आप में वॉइड बन जाती है। ओके, वो तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया था एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का। और वैसे भी हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये रूल जो हम लोग देख रहे हैं ये कोई वैलिड कंसिडरेशन के रूल नहीं है, ये सिर्फ क्या है बताना, ये डेफिनेशन का एनालिसिस है। कंसिडरेशन तो कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए हो सकती है, बट वो वैलिड रहेंगी कि नहीं रहेंगी उसके लिए तो ये नीचे रूल दे के रखे हुए। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना, ये जो एब्सटिनेंस होता है मैं ये कभी क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ये वैलिड ही कंसिडरेशन रहेगी। अगर वो यहाँ पे भी जैसे
जैसे मान लीजिए फाइल सूट फाइल ना करने के लिए आप पैसे दे रहे हो, बट इसने पैसे दे दिया, बट उसने जाके फिर वापस से क्या कर दिया, कोर्ट ऑफ लॉ में केस फाइल कर दिया, तो आप वहां पे कुछ नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ गई? हाँ, क्योंकि ये अपने आप में एक वॉइड बन जाता है। हाँ, कुछ एक एब्स्टिनेंस रहेंगे जो लॉ भी उसको वैलिड बोलता है, बट वो आपको यूनिट 3 में देखने को मिलेंगे। ओके, तो कंसिडरेशन कुछ करने के लिए भी हो सकती है और कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद में कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। तो जब तक प्रोमिसर के डिजायर ना हो तब तक कंसिडरेशन नहीं मूव हो सकती है। ओके, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो कंसिडरेशन कौन कौन दे सकता है? या तो प्रोमिसी दे सकता है या कोई थर्ड पार्टी भी क्या कर सकता है, कंसिडरेशन दे सकता है। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तो हमने पहले देख के रखा है कि कंसिडरेशन तीनों भी हो सकती है। ठीक है, thus फ्रॉम अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कंसिडरेशन इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉमिस और परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज विद ईच अदर। मतलब जो पार्टीज एक दूसरे को प्रोमिस करते हैं वो क्या बन जाएगी, आपकी कंसिडरेशन ही बन जाएगी। ओके, फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैसे हो सकती है? किसी के लिए बेनिफिट राइट हो सकती है और किसी के लिए डेट्रीमेंट और लॉस हो सकती है। ओके, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट, नीचे आ जाओ। लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन को वैलिड बनाना होगा तो फिर कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होगी, ये चीजें अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले। ओके, पहली बात, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंसिडरेशन तभी मूव हो सकती है जब वो किसके डिजायर पे होगी, बताना इस पर्टिकुलर प्रोमिसर के डिजायर पे होगी, तब जाके ये मूव हो सकती है। ओके, कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय द, ये ऑफर्ड है, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे, ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी और द थर्ड पार्टी एट द डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। मतलब क्या हो गया, कंसिडरेशन ऑफर होनी चाहिए किससे, प्रोमिसर और थर्ड पार्टी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। मतलब जब तक प्रोमिसर की इच्छा ना हो तब तक वहां पे कंसिडरेशन नहीं हो सकती है। दिस इंप्लाइज रिटर्न एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इन कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट इज इनफोर्सिएबल। मतलब क्या हो गया, आपने मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके लिए कुछ सेटलमेंट करी है तो वो इनफोर्सिएबल होगा। प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट इज व्हाट, इनफोर्सिएबल। मतलब किसी की शादी कराना है और बोला जाए कि भाई शादी तो करेंगे लेकिन बच्ची को आपको इतना इतना मेंटेनेंस का चार्जेस देना पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ अगर आप प्रॉमिस करते हो सेटलमेंट का तो ये इनफोर्सिएबल हो सकता है, लेकिन वो प्रॉमिसर के डिजायर पे होना चाहिए। जब लिखना होगा तब ये बिल्कुल भी मत डालना ये दूसरे लॉ से निकल के आ रहा है, ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से ये लाइन निकल के आई हुई है, तो जब भी लिखोगे तो ये एक्सप्लेनेशन में मत लेके आ जाना। ओके, तो आप इतना ही लिख देना, कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी और थर्ड पार्टी एट द डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। तो मेन आंसर में इतनी दो लाइनें आ गई तो काफी रहेगा। ओके, हाँ, फिर यहां पे और एक चीज लिख सकते हो, एन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट कंसिडरेशन। तो जब भी अगर आपको ये लिखना रहेगा कंसिडरेशन के बारे में, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो ये दो लाइनें मेन रहेगी, उसके साथ में ये तीसरी लाइन, एन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट अ कंसिडरेशन। तो हमने तो बोल दिया ना, ये कंसिडरेशन किसके डिजायर पे चाहिए, प्रोमिसर के। तो कोई थर्ड पार्टी होगी तो क्या उसके डिजायर पे चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ओके, तो ध्यान में रखना ये बात। फिर हमने एक केस लॉ देखा था, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। ओके, तो यहां पे क्या बोला है, डी, डी फॉर डिफेंडेंट है। देखो कुछ कुछ बच्चों को यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, जो एकदम गड़बड़ में पढ़ लेंगे उनको लगेगा भाई डी फॉर दुर्गा प्रसाद है, तो वो बिल्कुल गलत है। ओके, क्योंकि देखो डी, और यहाँ पे वो डिफेंडेंट बार बार नहीं लिख सकता ना, तो इसके लिए उसने डिफेंडेंट के लिए यहाँ पे डी लिख दिया। ओके, तो डिफेंडेंट यहाँ पे कौन है, बलदेव यहाँ पे डिफेंडेंट है। ओके, अब कुछ कुछ बच्चे डी दुर्गा प्रसाद को समझ लेते हैं, ये डी फॉर डिफेंडेंट है और ना कि दुर्गा प्रसाद, ध्यान रखना। डी प्रॉमिस टू पे पी, अब ये पी कौन है फिर, प्लेंटिफ, ये गलत स्पेलिंग है यहाँ पे, पी फॉर व्हाट, प्लेंटिफ, और ये प्लेंटिफ यहाँ पे कौन है, दुर्गा प्रसाद। तो जहां पे पी आएगा, पी फॉर दुर्गा प्रसाद, डी फॉर बलदेव। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा, तो ऐसा ही है। ओके, क्योंकि डी फॉर यहाँ डिफेंडेंट बोला है, पी फॉर प्लेंटिफ बोला है। तो डी प्रॉमिस टू पे पी, मतलब ये जो बलदेव है ये प्रॉमिस किया था कि दुर्गा प्रसाद को पे करेगा, प्लेंटिफ को पे करेगा अ सर्टेन कमीशन ऑन आर्टिकल्स विच वुड बी सोल्ड थ्रू देयर एजेंसी इन द मार्केट। तो वो जो भी सेल करेगा तो उससे जो भी कमीशन आएगा वो कौन किसको पे करेगा, ये बलदेव पे करेगा दुर्गा प्रसाद को। ओके, मार्केट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय पी, मतलब पी ने मार्केट किया, पी फॉर प्लेंटिफ, प्लेंटिफ कौन है, दुर्गा प्रसाद। तो दुर्गा प्रसाद ने मार्केट कंस्ट्रक्ट किया
मार्केट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय पी एट द डिजायर ऑफ सी, मतलब कलेक्टर के डिजायर पे क्या किया हुआ है, मार्केट बनाया हुआ है, ठीक है, एंड नॉट एट द डिजायर ऑफ डी, मतलब ये जो पर्टिकुलर बलदेव है इसके डिजायर पे मार्केट नहीं बना, तो मार्केट किसके डिजायर पे बना, कलेक्टर के डिजायर पे बना। सो डी वॉज नॉट बाउंड टू पे एज इट वॉज विदाउट कंसिडरेशन हेंस वॉइड। तो क्या डिसीजन आया था बच्चों, मैं बोला था ना आपको, डी फॉर डिफेंडेंट, मतलब बलदेव को कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा इस दुर्गा प्रसाद को। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, रीजन ये था क्योंकि ये जो दुर्गा प्रसाद ने मार्केट कंस्ट्रक्ट किया था तो वो किसके डिजायर पे किया था बताना, कलेक्टर के, ना कि इस पर्टिकुलर बलदेव के। तो बलदेव को यहाँ पे कोई कंसिडरेशन पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, दूसरा एक और एग्जांपल दिया है, आर सेव्स एस गुड्स फ्रॉम फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। आर ने एस के गुड्स बचा लिए फायर से, उसको बोला भी नहीं था किसी ने, बराबर है। आर कैन नॉट डिमांड एनी रिवॉर्ड, वो मांग ही नहीं सकता कोई रिवॉर्ड क्योंकि ये एक्ट उसने वॉलंटरीली किया था। बात समझ में आ गई आपको। नीचे कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब देखो उसने बताया कि भाई जो इन इंडिया कंसिडरेशन मे प्रोसीड फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके लिए तो हम लोग बोलते हैं ना, स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन पॉसिबल बट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट पॉसिबल। तो इंडिया में प्रोमिसी से भी कंसिडरेशन हो सकती है और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ना हो वो उससे भी कंसिडरेशन मूव ऑन हो सकती है। द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन एज गिवन इन 2D मेक्स दैट प्रपोजिशन क्लियर। ये तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डज समथिंग सच एन एक्ट इज कंसिडरेशन। इन अदर वर्ड्स देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये लाइन आपको पता है ना। अब जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल है चिन्नैया वर्सेस रमैया के केस लॉ का, है ना। तो जैसे वो एन ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर विद अ डायरेक्शन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू द मैटरनल अंकल। मतलब एक ओल्ड लेडी थी, उसने गिफ्ट की अपनी प्रॉपर्टी किसको, अपने डॉटर को, लेकिन एक डायरेक्शन भी दिया था कि सर्टेन सम ऑफ मनी अपने मैटरनल अंकल को देना, मतलब अपने मामा को देना, बाय वे ऑफ एन्युटी। मैंने बताया था 653 रुपीज आप लोग वहां पे देना, ऐसा उसमें डिसाइड हुआ था। On the same day, the daughter executed in writing, डॉटर ने राइटिंग में भी लिखा, in favor of the brother agreeing to pay annuity, तो वो annuity देगी, ये उसने राइटिंग में भी मान्य कर लिया। The daughter did not however pay the annuity and the uncle sued to recover it। तो डॉटर ने क्या किया बताना, एन्युटी पे ही नहीं करी, फिर अंकल ने स्यू कर दिया उसकी रिकवरी के लिए। अब वो पर्टिकुलर जो रमैया थी वो क्या बोलने लग गई कि भाई अंकल तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, या फिर अंकल से मुझे तो कोई कंसिडरेशन मिल ही नहीं रही, तो फिर यहां पे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं रहा, तो मुझे उनको पैसे देने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं अगर पैसे दूंगी अंकल को तो अंकल से तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये कौन बोलती है, रमैया बोलती है। ओके, तो फिर क्या डिसाइड हुआ था कि भाई कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि अंकल से ही पास ऑन हो, प्रॉमिस से ही पास ऑन हो, बल्कि ये कोई थर्ड पर्सन से भी क्या हो सकती है बताना जा सकती है। और थर्ड पर्सन कौन थी, वो ओल्ड लेडी। ओल्ड लेडी ने ऑलरेडी उसको क्या कर दिया था, गिफ्ट तो दे दिया था, तो कंसिडरेशन तो वहां पे मूव ऑन हो चुकी थी। ओके, इसके लिए हम लोग बोलेंगे कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ओके, तो ये हमने देख लिया 2 पॉइंट। फिर इसके बाद में एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन दोनों भी हो सकती है, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। कंसिडरेशन विच कंसिस्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। तो जहां परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट हो गया इट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब जहां परफॉर्मेंस हो गया दोनों पार्टी से वो एग्जीक्यूटेड बन गया। व्हेन इट कंसिस्ट इन अ प्रॉमिस, जब इसमें प्रॉमिस होता है इट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटरी, मतलब आप जब प्रॉमिस कर रहे हो फ्यूचर में देंगे तो वो एग्जीक्यूटरी बनती है। द प्रॉमिस बाय वन पार्टी मे बी द कंसिडरेशन फॉर एन एक्ट बाय सम अदर पार्टी एंड वाइस वर्सा। ओके, मतलब एक पार्टी का प्रॉमिस दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो सकती है। A pays 5,000 to B and B promises to deliver to him a certain quantity of wheat within a month। A ने पे किए है 5,000 B को और B प्रॉमिस करता है टू डिलीवर टू हिम सर्टेन क्वांटिटी ऑफ विट विद इन अ मंथ, मतलब एक महीने में क्वांटिटी ऑफ विट वो क्या करेगा बताना, देने वाला है उसको। इन दिस केस ए पेज द अमाउंट, तो यहां ए ने तो अमाउंट दे दी, वेयर एज बी मेयरली मेक्स अ प्रॉमिस, देयरफॉर द कंसिडरेशन पेड बाय ए इज एग्जीक्यूटेड। तो इसके लिए ए की कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड हो गई क्योंकि उसने तो कंसिडरेशन दे दिया।
वेयर एज द कंसिडरेशन प्रॉमिस बाय बी इज एग्जीक्यूटरी। बी की एग्जीक्यूटरी क्यों? क्योंकि उसने प्रॉमिस दिया, उसने बोला मैं फ्यूचर में दूंगा, तो बी की कंसिडरेशन एग्जीक्यूटरी हो गई और ए ने तो पैसे दे दिया तो वो क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूटेड हो जाएगी। ओके, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन तीनों भी हो सकती है, पास्ट में हो सकती है, प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकती है। क्योंकि कहां से समझता है ये? द वर्ड्स हैज डन और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग वगैरह वगैरह ये जो है उसके ऊपर से क्लियर हो गया। डेफिनेशन खुद बोलती है कि भाई कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, इन ऑर्डर टू सपोर्ट अ प्रॉमिस पास्ट कंसिडरेशन मस्ट मूव बाय प्रीवियस रिक्वेस्ट। अब आपको याद होगा मैंने यही सब बातें पॉइंटर में लिख के दिया था, वो टीचर और एक फाइनेंशियली अनसाउंड स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था कि पास्ट कंसिडरेशन जब भी मूव होनी है तो वो प्रीवियस रिक्वेस्ट पे मूव होगी। तो जब वो बच्चा अपने टीचर को रिक्वेस्ट करेगा कि सर मुझे टीचिंग कराओ, तो ये प्रीवियस रिक्वेस्ट हो गई, तभी पास्ट कंसिडरेशन मूव ऑन होती है। ओके, इट इज जनरल प्रिंसिपल दैट कंसिडरेशन इज गिवन एंड एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज फॉर प्रॉमिस। तो वैसे तो जनरली क्या होता है? प्रॉमिस होता है कि भाई मैं आपको कुछ दूंगा तो आप मुझे कुछ देंगे, लेकिन द कंसिडरेशन इफ पास, ये नॉर्मल कंसिडरेशन में होता है कि दोनों पार्टी एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं। बट अगर कंसिडरेशन इफ पास्ट, अगर पास्ट कंसिडरेशन की बात यहां पे चल रही है, मे बी द मोटिव बट कैन नॉट बी द रियल कंसिडरेशन। मैंने आपको बताया था यहां कोई रियल कंसिडरेशन नहीं होती है ऑफ सब्सिक्वेंट प्रॉमिस। यहां तो पहले आप वॉलंटरी कोई सर्विस प्रोवाइड कर देते हो और बाद में चल के वो बंदा आपको प्रॉमिस करता है कि मैं आपको इतना इतना देना चाहूंगा, तो वो कोई रियल कंसिडरेशन नहीं मानी जाती है। बट इन द इवेंट ऑफ सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड इन द पास्ट, अगर आपने सर्विसेज पास्ट में रेंडर करी है एट द रिक्वेस्ट और डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द सब्सिक्वेंट प्रॉमिस इज रिगार्डेड एज एडमिशन दैट द पास्ट कंसिडरेशन वाज नॉट ग्रेटिट्यूअस। देखो मैंने बोला था ग्रेटिट्यूअस का मतलब, अब बहुत लोग इसको प्रोनाउंस ग्रेटिट्यूअस भी करते हैं, वो भी चलता है। तो ग्रेटिट्यूअस जब भी वर्ड आया तो ग्रेटिट्यूअस का मतलब क्या होता है बच्चों? विदाउट कंसिडरेशन। तो नॉट ग्रेटिट्यूअस का मतलब क्या होगा? विथ कंसिडरेशन, है ना। तो भले ही आपने पास्ट में विदाउट कंसिडरेशन आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी थी, बट फिर भी मान लिया जाएगा। कब मान लिया जाएगा? जब अगर उसने सब्सिक्वेंट प्रॉमिस किया वो पे ऑफ करने का, तो माना जाएगा कि आपने जो पास्ट में जो सर्विसेज प्रोवाइड करी थी वो नॉन ग्रेटिट्यूअस थी, मतलब कंसिडरेशन लेने के उद्देश्य से थी, पर्पस से थी। ओके, लेकिन ये बाद में माना जाएगा। इसके लिए तो मैं आपको बोल रहा था वो कोई रियल कंसिडरेशन होती ही नहीं है। क्यों रियल कंसिडरेशन नहीं होती है? क्योंकि जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे तब तो आपका मोटिव पैसे लेने का वहां पे था ही नहीं। ओके, इसमें एक एग्जांपल दिया है, ए परफॉर्म सम सर्विसेज टू बी एट हिज डिजायर। तो ए ने बी के लिए कुछ सर्विसेज करी। आफ्टर अ वीक बी प्रोमिसेस टू कॉम्पेंसेट ए। ये पहले क्या हुआ, सिर्फ बी के डिजायर पे उसने सर्विसेज तो परफॉर्म कर दी, लेकिन एक हफ्ते के बाद बी ने प्रॉमिस किया ए को कॉम्पेंसेट करने का। इट इज सेड टू बी अ पास्ट कंसिडरेशन, क्योंकि पहले जब आपने सर्विसेज परफॉर्म करी थी तब तो ये रिटर्न में कुछ देगा, तब तो वो बात हुई नहीं थी, तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? पास्ट कंसिडरेशन। और लेकिन अगर ये बाद में बोले, प्रॉमिस करे कि मैं आपको देना चाहूंगा, तो ए कैन स्यू बी फॉर रिकवरिंग द प्रॉमिस मनी। भाई पहले जब मोटिव नहीं था उसे पैसे लेने का, बट अगर वो बाद में क्या करता है, प्रॉमिस करता है कॉम्पेंसेट करने का, तो फिर वो पास्ट कंसिडरेशन बन जाती है। और फिर अगर वो बी अगर वापस से पैसे ना दे तो फिर आप डेफिनेटली उसके ऊपर स्यू कर सकते हो फॉर रिकवरिंग द प्रॉमिस्ड अमाउंट। तो जो अमाउंट उसने प्रॉमिस करी तो उसके लिए स्यू कर सकते हो। हाँ, वो प्रॉमिस नहीं करता तो बात अलग थी, तब तो फिर ये कंसिडरेशन या पास्ट कंसिडरेशन इसका कुछ यहाँ पे सवाल ही नहीं आता। बट क्योंकि बी ने प्रॉमिस किया था उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, तो वो तब से क्या बन जाएगी बताना? पास्ट कंसिडरेशन, और वो वैलिड होती है। और अगर वो पैसे ना दे तो फिर आप लोग उसके लिए स्यू भी जरूर कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद कंसिडरेशन निड नॉट बी एडिक्वेट। अब याद होगा आपको हमने बोला था कंसिडरेशन निड नॉट टू बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू। कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू की कंसिडरेशन हो ऐसा जरूरी नहीं होता। इट निड नॉट बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ इक्वल वैल्यू विद द प्रॉमिस। तो जितने का प्रॉमिस है तो उसके इक्वल वैल्यू का भी होना ऐसा जरूरी भी नहीं होता। फॉर विच इट इज एक्सचेंज, मतलब जिस चीज के लिए आप उसका एक्सचेंज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू के बराबर होना ये भी जरूरी नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एक मकान है जिसकी वैल्यू 25 लाख हो गई, तो उसको अगर 7 लाख में आप एक्सचेंज कर रहे हो और दोनों के कंसेंट से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, बट इट मस्ट बी समथिंग विच द लॉ वुड रिगार्ड एज हैविंग सम वैल्यू। लेकिन भाई इसको कुछ तो भी वैल्यू होनी चाहिए, लीगली रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू होनी चाहिए। लॉ ने उसकी कुछ वैल्यू मानना, इतनी तो भी होनी चाहिए। नहीं तो आप कुछ भी बलजबरी कुछ भी वहां पे कोई भी वैल्यू ले लोगे तो चलेगा क्या? नहीं,
समथिंग दैट इज रिगार्डेड बाय लॉ टू बी अ वैल्यू, उतना तो भी होना चाहिए। ओके, समथिंग इन रिटर्न निड नॉट बी इक्वल टू समथिंग गिवन। तो भाई जो आपको रिटर्न में मिल रहा है वो उतना नहीं जरूरी होता है जितना आपने दिया है ना। इट कैन बी कंसिडर्ड अ बैड बार्गेन ऑफ द पार्टी। ठीक है, इसको माना जाएगा भाई आपकी बैड बार्गेन हुई है, आपको बार्गेनिंग करने नहीं आया, वो मान सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन 2 to सेक्शन 25। ओके, देखो ये एक्सप्लेनेशन 2 to 25, ये एक्सप्लेनेशन क्या होता है? अभी मेरे को पलक ने ये सवाल पूछा था, सर इसको ये क्या होता है, ये सबसेक्शन होता है क्या? तो एक बात समझो, जब भी यहां वर्ड एक्सप्लेनेशन लिखा जाए तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? देखो, जब कोई पर्टिकुलर सेक्शन में कोई प्रोविजन क्लैरिफाई ना हो तो बहुत लोग क्या करते बताना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते लॉ मेकिंग अथॉरिटी से। फिर लॉ मेकिंग अथॉरिटी क्या करती है बच्चों? एक्सप्लेनेशन इश्यू करती है कि भाई हमने जो सेक्शन 25 में बोला तो उसका मीनिंग क्या है, तो वो बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बाद में दिया जाता है। ठीक है, तो देखो फिर एक्सप्लेनेशन बाद में आया क्या? स्टेट्स दैट एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन इज नॉट वॉइड मियरली बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट। अगर मान लीजिए कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, हाँ, लेकिन अगर पार्टी का कंसिडरेशन फ्रीली गिवन है तो ये कभी भी वॉइड नहीं बनेगा। आप बोलेंगे सर कंसेंट फ्री नहीं रहा तो वो तो वॉइडेबल बनता है, लेकिन बच्चों वॉइडेबल बनेगा, बट जब आप अवॉइड कर दो तो वो क्या बन जाएगा? वॉइड ही तो बनेगा। जब आप कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करते हो तो वो तो क्या बनने वाला है? वॉइड ही तो बनने वाला है। ओके, बट एज एन एक्सेप्शन इफ इट इज शॉकिंगली लेस एंड द अदर पार्टी अलेजेस दैट, अलेजेस बोले तो आप सामने वाले को क्या कर रहे हो बताना, आप सामने वाले पे कुछ आरोप लगा रहे हो, है ना, सिंपली बोलो तो आरोप लगा रहे हो। अलेजेस दैट हिज कंसेंट वॉज नॉट फ्री, देन दिस इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कैन बी टेकन एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज एलिगेशन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? अगर कंसिडरेशन शॉकिंगली लेस है, बहुत ही कम है, और जो दूसरी पार्टी है वो क्या कर रही है? अलेज कर रही है, मतलब आरोप लगा रही है कि उसका कंसेंट फ्री नहीं था, तो एक बात समझना, ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मानी जाएगी एविडेंस टू सपोर्ट हिज एलिगेशन। तो मतलब उसका कंसेंट फ्री नहीं था, इसके लिए ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन आपको खपा सकती है। मैं बोलूंगा आपको कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल सकती है। कौन बताना? ये पर्टिकुलर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो सिंपली बताओ, अगर आपकी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है बट अगर आपका कंसेंट फ्रीली दिया गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसिडरेशन बहुत ही कम है और सामने वाली पार्टी बोल रही है, पार्टी अलेज कर रही है, आप पे आरोप लगा रही है कि उसका कंसेंट फ्रीली नहीं लिया, तब तो भाई कोर्ट को भी ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन सबूत के तौर पे देखा जाएगा। एविडेंस बोले तो सबूत मिलेगा कि हाँ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, और पार्टी बोल रही है कि मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, तो इसका मतलब सचमुच में वो पार्टी का जो कंसेंट था वो फ्री नहीं था, ऐसा मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपकी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन एविडेंस बोल के काम करने लग जाएगी। ओके, जैसे X promises to sell a house worth ₹6 lakh for 1 lakh only, मतलब X ने प्रॉमिस किया कि अपना 6 लाख का घर 1 लाख में बेचेगा। The adequacy of the price in itself shall not render the transaction void, तो ये इतने से तो void नहीं बनेगा unless the party pleads that, मतलब पार्टी प्लीड कर रही है, मतलब पार्टी बोल रही है द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस अंडर कोर्जन एंड इन्फ्लुएंस और फ्रॉड। लेकिन अगर पार्टी बोले कि ये भाई ट्रांजैक्शन कोर्जन एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉड में हुआ तो फिर इसको वॉइड माना जाएगा। बोलेगे सर वॉइड नहीं, वॉइडेबल बोलो ना, तो बच्चों वही बात हो रही है ना, वॉइड वॉइडेबल एक ही तो हो जाएगा। क्यों एक ही हो जाएगा? सुन के लेना, अगर कोर्जन एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉड से डेफिनेटली वो वॉइडेबल बनेगा। लेकिन देखो यहां बात चल रही है पार्टी प्लीड्स, मतलब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा रहे हो, तो कोर्ट ऑफ लॉ में जा रहे हो तो आप ट्रांजैक्शन को सेट असाइड कर रहे हो और रिजाइंड करते हो कॉन्ट्रैक्ट को, तो डेफिनेटली वो तो क्या बन जाता है? वॉइड। इसके लिए वैसी वर्डिंग यहां पे यूज करी हुई है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर कंसिडरेशन विच नीड नॉट बी एडिक्वेट। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ वन हु इज वन लीगली बाउंड टू परफॉर्म। और एक बात बता दूं, ये यहां पे बहुत कम टाइम ऐसा देखा जाता है कि ये पूरे के रूल्स ही आपको पूछ ले कि भाई बताओ रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, और मैंने आपको एक बात तो क्लियर किया, वो क्या पूछेगा इसकी कोई मैं तो आपको कुछ जवाब दे नहीं सकता कि क्या पूछेगा। तो हो सकता है कभी कभी ऐसे आ जाए एक्सप्लेन द लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये सब 1 2 3 4 जितने पॉइंट है शॉर्ट में बताने पड़ेंगे। या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इनमें से एक आधा पॉइंट उठा लिया और बोल दिया कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कमेंट एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, कमेंट
कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कमेंट, तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। तो जब पढ़ाई करोगे तो दोनों वे से आपको आपका दिमाग खोल के रखना पड़ेगा, तो कैसे भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ओके, चल आगे जाते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। अगर कोई एक्ट ऑलरेडी कोई बंदा लीगली बाउंड टू परफॉर्म है, मतलब उसकी ड्यूटी ही है वो पर्टिकुलर एक्ट करना, और उसी के लिए आप लोग उसको और फर्दर पैसे दे रहे हो, तो वो कंसिडरेशन कभी भी वैलिड नहीं बनेगी। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, मतलब कोई लीगली बाउंड टू परफॉर्म, किसको लीगली करना ही पड़ेगा कोई परफॉर्मेंस, और उसके लिए अगर आप लोग पैसे दे रहे हो तो वो कभी भी आपकी वैलिड कंसिडरेशन नहीं बन सकती। ओके, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी। तो कंसिडरेशन क्या नहीं होनी चाहिए, परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो आपकी ऑलरेडी ड्यूटी है तो उसका परफॉर्मेंस कंसिडरेशन कभी नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया था, पुलिस के पास जाओगे तो एफआईआर लिखना, तो उसकी ड्यूटी है एफआईआर लिखना, बट एफआईआर के लिए अगर आपसे पैसे ले रहा है तो वो क्या बन जाएगा बताना, वो वैसी बात हो गई कि जो उसकी एग्जिस्टिंग ड्यूटी है उसके लिए भी आपसे वो पैसे मांग रहा है, तो वो आपकी कंसिडरेशन नहीं बन सकती। ओके, The performance of an act by a person who is legally bound to perform the same cannot be a consideration for contract. तो वो contract के लिए consideration नहीं मानी जाएंगी। Hence, a promise to pay money to a witness is void. अब देखो, witness बोले तो आप लोग बोल सकते हो गवाह, है ना, आपने सुना होगा गवाह, मतलब कोर्ट में अगर आपको कोई बात प्रूव करनी है तो किसी पर्सन की गवाही ली जाती है तो उसको बोलते हैं विटनेस। ठीक है, तो ये जो विटनेस होता है इसका काम ही होता है गवाही देखना, मतलब जो उसने देखा वो वैसे की वैसे बयां करना, ये काम किसका होता है, विटनेस का। तो उसका काम ही है, और अगर उसको आप लोग प्रॉमिस कर रहे हो टू पे मनी, अब मेरे को एक बात बताओ, उसको पैसे तो देने की जरूरत है नहीं, उसका काम ही है, विटनेस का काम ही है गवाही देना, बट अगर आप उसको प्रॉमिस कर रहे हो पैसे देने के लिए तो फिर ये वॉइड बन जाएगा। क्यों? परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। विटनेस तो लीगली बाउंड टू परफॉर्म है, वो लीगली उसको अपना जो भी उसने देखा वो बताना ही पड़ेगा, बट उसके लिए अगर प्रॉमिस दे रहे हो टू पे मनी तो ये क्या बन जाएगा, वॉइड बनेगा, ये कंसिडरेशन वैलिड नहीं रहेंगी। फॉर इट इज विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि ये बिना कंसिडरेशन का हो गया, क्योंकि वो काम तो वही कर रहा है ना जो वो लीगली बाउंड टू परफॉर्म है। हेंस सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि यहाँ समथिंग इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा। आप बोलेंगे सर वो गवाही दे रहा है ना, बेटा गवाही जो दे रहा है तो वो तो उसकी ड्यूटी हो गई, तो वो क्या नहीं बन सकता बताना, कंसिडरेशन नहीं बन सकता। अच्छा, उसमें से अब मुझे कुछ लोग पूछ लेंगे सर लेकिन आप उसको गवाही हमारे फेवर में देने को बोल रहे होंगे तो फिर वो कंसिडरेशन बन सकती है ना, लेकिन बच्चों वो तो कंसिडरेशन आपको नहीं लगता कि वो अनलॉफुल बन जाएगी, है ना, तो वैसे कंसिडरेशन वैसे भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं बनती है। ओके, तो हेंस प्रॉमिस टू पे विटनेस इज वॉइड, ये हमेशा वॉइड ही रहेगा। सिमिलरली एन एग्रीमेंट बाय अ क्लाइंट टू पे टू हिज काउंसिल after the latter has been engaged a certain sum over and above the fee in the event of success of the case would be void। मतलब क्या हुआ, कोई एक आपका पर्टिकुलर लॉयर है, काउंसिल का मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, लॉयर, है ना, जो काउंसिलिंग करता है या आपको कंसल्टेंसी देता है, तो आप सीधे सीधे उसको लॉयर समझ के ले लो। तो एक काउंसिल है जिसको आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोगों ने बोला कि भाई हम तेरे को सम देंगे, सर्टेन सम देंगे ओवर एंड अबाउ द फी, मतलब तेरी जितनी फी है उसके ऊपर हम तेरे को क्या करेंगे, पैसा देंगे। ओके, इन द इवेंट ऑफ सक्सेस ऑफ द केस वुड बी वॉइड, मतलब अगर क्या हो जाता है हमको सक्सेस मिल गई तो हम तेरे को क्या करेंगे, ओवर एंड अबाउ तेरी फी भी पे करेंगे, तो ये आपको नहीं लगता कि ये भी वॉइड बन जाएगा। देखो काउंसिलिंग करना इस काउंसिल का काम है, तो वो फी के लिए ही कर रहा है, तो उसको जब फी मिल गई तो उसकी तरफ से कंसल्टेंसी हो गई और उसको बदले में क्या मिल गई, फीस मिल गई, कंसिडरेशन यहां कंप्लीट हो गई। लेकिन आप बोलते हो कि अगर सक्सेस मिल गई तो हम तेरे को और भी पे करेंगे। अब आप एक बताओ, जब काउंसिल कर रहे हो केस के लिए तो उसके दो ही आउटकम निकल सकते हैं, या तो वहां पे सक्सेस मिलेगी या तो फेल्यूर होगा। तो सक्सेस मिली तो ज्यादा देंगे, ये कोई बात नहीं होती, उसका तो ड्यूटी है आपको काउंसिल करना और वो ड्यूटी ही परफॉर्म कर रहा है जिसके लिए आप उसको फी भी दे रहे हो। हाँ, लेकिन सक्सेस हुई तो ज्यादा देंगे, तो ये हो गया वॉइड। ओके, इट इज विदाउट कंसिडरेशन, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं माना जाएगा। तो कल चल के आपने पलटी मारी तो भी चल सकता, बात समझ के लेना, ठीक है। बट where a person promises to do more that he is legally bound to do, such a promise provided it is not opposed to public policy is a good consideration।
जैसे मैंने आपको लाइट मैन का भी एग्जांपल दिया था, हमारे घर की मैंने जैसे बताया था, एक बार ऐसे हुआ था कि लाइट सिर्फ हमारी चले गई थी। ओके, तो मैंने जिस बंदे को बुलाया था उसकी तो ड्यूटी थी क्या बताना, ये पर्टिकुलर काम करके जाना, उसकी ड्यूटी थी, बट उसने मेरे से एक्स्ट्रा के पैसे लिए थे। तो आपको नहीं लगता कि उसकी जो लीगली बाउंड टू परफॉर्म था वो, उसके लिए मैंने उसको पैसे दिए, तो तब वो कंसिडरेशन क्या बन जाती थी, वॉइड। लेकिन मैंने जैसे बताया, बट वेयर अ पर्सन प्रोमिसेस टू डू मोर दैट ही इज लीगली बाउंड टू डू, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो था उसका काम था भाई, अगर कुछ वायर में खराबी, मतलब जैसे डीपी वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व कर देना, वो उसका काम था, वो लीगली बाउंड टू परफॉर्म था। बट जैसे मैंने आपको बताया, हमारे जो वायरिंग हो गई थी वो हो गई थी खराब, तो उसने वायरिंग चेंज करी, तो वो उसके ड्यूटी के ऊपर हो गया था। ओके, तो इसके लिए उसने मेरे से पैसे चार्ज भी करे थे, तो वो वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा, वो तो वैलिड रहेगा। बट वेयर अ पर्सन प्रोमिसेस टू डू मोर दैट ही इज लीगली बाउंड टू डू, सच अ प्रॉमिस प्रोवाइडेड इट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये पब्लिक पॉलिसी के अगर अपोज में ना हो तो ये हमेशा गुड कंसिडरेशन रहेगा। ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड ऑल, ये सब आपको चीजें थर्ड यूनिट में पता चलेगी। इट शुड नॉट बी वेग और अनसर्टेन, कंसिडरेशन कभी भी वेग और अनसर्टेन नहीं चाहिए। ओके, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। जैसे मैं मरे हुए को जिंदा करके बताऊंगा, ये ऐसे चलेगा क्या, नहीं। इट मस्ट बी रियल एंड मस्ट नॉट बी इल्यूजरी। इट मस्ट बी समथिंग टू विच लॉ अटैचेस सम वैल्यू, ये ऐसी तो भी होनी चाहिए जिसको लॉ वैल्यू देता है। इफ इट इज लीगली और फिजिकली इम्पॉसिबल इट इज नॉट कंसिडर्ड वैलिड कंसिडरेशन। अगर ये लीगली बोलो या फिजिकली बोलो परफॉर्म नहीं हो सकती, तो इसको क्या बोला जाएगा बताना है, वैलिड कंसिडरेशन कभी भी नहीं बोला जाएगा, है ना। अ मैन प्रोमिसेस टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, वो खजाना ढूंढने का जादू से, चलता है कि नहीं चलता है, होता है क्या ऐसा, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, तो ये इल्यूजरी हो गई, है ना, तो ये वॉइड बन जाएगा। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अनलॉफुल नहीं चाहिए किसी को मारने उड़ाने की, आप लोग अगर कंसिडरेशन दे रहे हो तो वो अनलॉफुल हो जाएंगी। ओके, तो ये जो है, ये सब मैं जैसे बता रहा हूं, ये एग्जांपल आपको और ज्यादा समझेगी जब आपका यूनिट 3 आएगा, क्योंकि ये सब चीजें उसके अंदर कूट कूट के डाली हुई है। ठीक है, चल थोड़ा सा आगे बढ़ते। सूट बाय थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों हमने क्या बोला था, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट पॉसिबल बट स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन पॉसिबल। द कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम थर्ड पार्टी। तो बोला है भाई कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से जा सकती है, बट द थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू ऑन कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पार्टी स्यू नहीं कर सकती। ओनली अ पर्सन हु इज पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट होगा बस वही स्यू कर सकता है। ओके, द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन इज वैलिड। स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन वैलिड रहेगा, इज डिफरेंट, ये डिफरेंट है फ्रॉम स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन अलग है ना। अब ये जैसे पी हु इज इनडेटेड टू क्यू, मतलब पी को पैसे देने थे क्यू, सेल्स इज प्रॉपर्टी टू आर, मतलब पी ने अपनी प्रॉपर्टी आर को सेल कर दी। एंड आर प्रोमिसेस टू पे ऑफ द डेप्ट अमाउंट टू क्यू, मतलब पी को पैसे देने थे क्यू को, पी ने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी आर को, और आर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं क्यू को पैसे दे दूंगा जो देने थे किसने, पी ने। ओके, इफ आर फेल्स टू पे, अगर कल चल के आर ने पैसे नहीं दिए क्यू को, देन इन सच अ सिचुएशन Q हैज नो राइट टू स्यू ऑन R, तो Q R के ऊपर स्यू नहीं कर सकता एज ही स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। अच्छा, यहां पे इस एग्जाम्पल को देख के किसी के मन में डाउट बाद में जनरेट होगा, तो मैं उसको पहले सॉल्व कर दूं। आप में से कोई बोलेगा सर ये तो एक्नॉलेजमेंट बाय एस्टोपल में कवर हो जाएगा ना। वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ एस्टोपल में हमने क्या देखा, ए को पैसे देने थे बी को, बट ए ने पैसे दिए सी को, और सी ने एक्नॉलेज किया बी को कि तेरे पैसे मैं दे दूंगा। तो हमने बोला था कि ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट होता है ये एस्टोपल हो जाता है। तो यहां अगर वो पैसे ना दे तो यहां पे वो स्यू कर सकता है। तो आप बोलेंगे सर यहां पे वो अप्लाई नहीं होता क्या? देखो दोनों में फर्क है। यहां पे आर ने जो प्रॉमिस किया, आर ने पी को प्रॉमिस किया कि मैं क्यू के पैसे लौटा दूंगा, तो क्यू को तो नोटिस है ही नहीं ना कि आर पैसे लौटाने वाला है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसके लिए अगर कल चल के आर ना भी बोले तो भी आर तो स्ट्रेंजर हो जाएगा, तो क्यू के पास कोई राइट नहीं रहेगा आर को स्यू करने का। बात समझ में आ गई है तुमको? क्योंकि आर ने एक्नॉलेजमेंट नहीं दी क्यू को,
आर ने तो एक्नॉलेज किया था पी को, उसने तो पी को बताया कि कल चल के मैं उसको क्यू को पैसे दे दूंगा। बात समझ में आ गई? हाँ, लेकिन आर अगर क्यू को बोलता कि मैं आपको पैसे लौटा दूंगा जो पी ने आपको देने थे, तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो आर होता ये डेफिनेटली वहां पे क्या होने लग जाता, लाइबल होने लग जाता, भले ही वो स्ट्रेंजर क्यों ना, बट लाइबल होता। तो ये एग्जांपल डेलिबरेटली मैंने सिखाते टाइम भी आपको उतना नहीं बताया, बट अब जब पढ़ रहे आपके सामने दिखेगा तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए मैंने ये सारी चीजें आपको क्लियर करा दी। ओके, आगे स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट होती है वो स्यू नहीं कर सकती, उसी को क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन इसको कुछ एक्सेप्शंस भी है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस का मतलब क्या हो गया, इवन स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्स अ क्लेम, मतलब स्ट्रेंजर भी एनफोर्स कर सकता है अपना क्लेम, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है, थर्ड पार्टी भी। ओके, चलो फटाफट एक बार देखते हैं। देखो आपको पता है ये रिवीजन है, तो रिवीजन में डेफिनेटली हम लोग क्या करने वाले, फास्ट ही देखने वाले। ओके, आई होप आपको सब ये याद भी हो रहा होगा, क्योंकि अभी अभी हमने सब चीजें देखी है। सबसे पहला क्या है बताना, इन केस ऑफ ट्रस्ट, याद है ना ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट में क्या बोला है, बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट। जैसे मेन मैंने आपको बताया था, मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, सेटलर और ट्रस्टी के बीच में, या ऑथर ऑफ द ट्रस्ट और ट्रस्टी के बीच में होता है, बट वो बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी के लिए होता है ना। जैसे वो माइनर सन का एग्जांपल दिया था, तो अगर इस बेनिफिशियरी को पैसे ना मिले तो बेनिफिशियरी भी स्यू कर सकता है, इवन दो ही वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ये सेटलर और ट्रस्टी था, बट फिर भी ये बेनिफिशियरी स्यू कर सकता है। ओके, उसके बाद देखा था इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, तो हमने बोला अगर टर्म्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट आर रिड्यूस इन राइटिंग, मतलब मैंने बोला वो जो पापा है उन्होंने क्या किया, राइटिंग में लिख के रखा कि कैसे कैसे सेटलमेंट करनी है। तो टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट मतलब किन कंडीशन पे सेटलमेंट होगी, ये रिड्यूस्ड इन राइटिंग है, मतलब राइटिंग में लिखा है। तो मेंबर्स ऑफ फैमिली हु ओरिजिनली हैड नॉट बीन पार्टीज टू द सेटलमेंट, जो सेटलमेंट के लिए पार्टीज थे भी नहीं, वो भी क्या कर सकते हैं, वहां पे एनफोर्स कर सकते हैं एग्रीमेंट को। जहां जहां पे भी एनफोर्स एग्रीमेंट लिख के आएगा इसका मतलब स्यू कर सकते हैं। ओके, देखो आप ऐसे लिखोगे मे स्यू ऑन दैट पर्टिकुलर पार्टी, वो भी सही रहेगा, डेफिनेटली सही रहेगा, बट मैं एक ही बोलता हूं जहां तक हो सके आप ये लीगल लैंग्वेज लेके आ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आप अगर यहां पे लिख देते हो स्यू कर सकता है वगैरह तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपको आपका पेपर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बनाना होगा तो आपको थोड़ी सी मगजमारी तो करनी पड़ेगी। तो जहां डायरेक्टली स्यू लिखोगे तो वहां पे आप लोग ऐसा लिख सकते हो मे इनफोर्स द एग्रीमेंट, है ना। तो इससे क्या होगा बताना, पेपर का जो आपका प्रेजेंट या मैं बोलूंगा लैंग्वेज रहेगा, लैंग्वेज बहुत ऊंचे लेवल पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने बताया था अगर मैरिज की प्रोविजन करनी है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन ही मे फाइल अ सूट दो ही इज नॉट अ पार्टी टू द एग्रीमेंट, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज मतलब मैरिज के लिए वो क्या कर सकता है, हमेशा प्रोविजन तो बना के रख सकता है, भले ही वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ना हो। और मैंने जैसे बताया पिछले मॉड्यूल में और ये मॉड्यूल में यही फर्क आया हुआ है। पिछले मॉड्यूल में यहाँ पे लिखा है कि अगर फैमिली सेटलमेंट चल रहा होगा, ये इसी के कंबाइन एडजेसेंटली इसको भी लिखा जाता था। अगर एचओएफ का पार्टीशन हो रहा है तो कोई पार्टी अगर क्या करना चाहे, अगर अपना मैरिज का प्रोविजन बनाना चाहे तो वो डेफिनेटली बना सकती है। मेनली ये डॉटर के लिए ये प्रोविजन थी, पर अब इन्होंने पता नहीं क्यों इस बार उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन चेंज कर दिया। आपको क्या करना होगा, आपको यही एक्सप्लेनेशन वहां पे डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने आपको बताया था असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एफसीए ने एसीए को कुछ काम दे दिया, उसको बोलते हैं असाइनमेंट, है ना। तो फिर वहां पे जो असाइनी हो सकता है, मतलब असाइनी हमारे उस एग्जांपल में कौन हो गया, एसीए, है ना, जो नया नया सी बना, तो वो क्या कर सकता है, एनफोर्स कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। अगर उसको उसकी फीस नहीं मिली तो वो हमेशा क्या करेगा बताना, एनफोर्स कर देगा कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल, मैंने बताया था एक्नॉलेजमेंट का मतलब आप सामने वाले को बता रहे हो, और एस्टोपल का मतलब होता है स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, मतलब आप कल चल के अगर डिनाई कर रहे हो, मतलब ना बोल रहे हो, तो उससे आपको रोका जाएगा, उसको बोलते हैं एस्टोपल। वेयर द प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेजेस हिमसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ थर्ड पार्टी, अगर आपने एक्नॉलेज कर दिया, आपने ये बता दिया कि आप एजेंट हो थर्ड पार्टी के, इट वुड रिजल्ट इनटू अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, तो फिर आपका बाइंडिंग ऑब्लिगेशन आएगा थर्ड पार्टी के लिए। जैसे एग्जांपल, एल गिव्स टू एम 20,000 टू बी गिवन टू एन, इसका मतलब एल ने एम को पैसे दिए 20,000
किसको देने के लिए? एन को देने के लिए। एंड एम इन्फॉर्म्स एन, मतलब ये एम ने भी इन्फॉर्म कर दिया एन को दैट ही इज होल्डिंग द मनी फॉर हिम, मतलब मैं तेरे पैसे मेरे पास में है, ऐसा एम ने एन को बता दिया। बट आफ्टरवर्ड्स एम रिफ्यूजेस टू पे मनी, बट बाद में एम पैसे नहीं देता। एन विल बी एंटाइटल टू रिकवर द सेम फ्रॉम द फॉर्मर, मतलब एम से वो पैसे रिकवर कर सकता। हालांकि एम का यहां पे कुछ लेना ना देना था, एल को देने थे एन को, बट एल ने दिया एम को और एम को बोला कि तू उसको बोल दे कि पैसे दे देना, और एम ने बता भी दिया एन को कि मैं तेरे पैसे होल्ड कर रहा हूं। तो जब एक्नॉलेज कर दोगे ना, मतलब एम ने यहां एन को एक्नॉलेज कर दिया कि तेरे पैसे मेरे पास में है, तो कल चल के अगर ये एम रिफ्यूज कर दे तो एन डेफिनेटली स्यू कर सकता है एम के ऊपर, भले ही एम थर्ड पार्टी क्यों ना हो। ओके, तो ये था एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल। उसके बाद इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विथ लैंड, मतलब कोई कंडीशन है जिसमें कुछ अमाउंट पेबल आ रही है, तो वो कंडीशन अगर लैंड पे अटैच्ड हो तो जो सक्सेसर है ऑफ द सेलर वो भी क्या कर सकता है बताना, वो एनफोर्स कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, ए ने अपना लैंड ट्रांसफर किया बी को, जिस लैंड को उसने मॉर्गेज किया था किसी बैंक को। तो जब बी ने वो लैंड लिया तो बी ए को स्यू कर सकता है काय के लिए? लोन के रीपेमेंट करने के लिए, इन्फोर्स कर सकता है काय के लिए? लोन का रीपेमेंट करने के लिए। भले ही बी तो वहां कोई पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट फिर भी वो क्या कर सकता है? उसको पैसे देने के लिए बोल सकता है। ओके, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एजेंट, तो मैंने बताया प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिज एजेंट। तो भाई अगर एजेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी के साथ में और कोई थर्ड पार्टी पैसे ना दो उस एजेंट को, तो प्रिंसिपल वहां पे एनफोर्स कर सकता है, क्योंकि मेन कॉन्ट्रैक्ट उस एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में हुआ। बट प्रिंसिपल भी क्या कर सकता है? एनफोर्स कर सकता है। एजेंट एक्टेड विद इन स्कोप ऑफ अथॉरिटी, मैंने बताया था दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एजेंट अपने अथॉरिटी में काम कर रहा है और प्रिंसिपल के नाम पे अगर काम करता है तो फिर ये प्रिंसिपल भी एनफोर्स कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को। भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में हुआ, फिर भी प्रिंसिपल वहां पे एनफोर्स जरूर कर पाएगा। लेकिन उसके लिए दो कंडीशन क्या है? एजेंट ने अपने अथॉरिटी में रह के काम में करना, अपने स्कोप में रह के काम करना, और दूसरा प्रिंसिपल के नाम पे काम करना। ओके, तो ऐसे हमने ये 7 एक्सेप्शन देखे सूड बाय थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो इसके हमने सारे क्या देख लिए? एक्सेप्शन देख लिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। हमने सीधे सीधे बोला जनरल रूल इज दैट एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। बिना एग्रीमेंट के आपका कोई भी बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट आपका वॉइड बनेगा। ओके, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। अब वो एक्सेप्शंस हम लोग देख रहे हैं, जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन। मतलब आप क्या कर रहे हो? नेचुरल लव एंड अफेक्शन से अगर आपने कोई चीज किसी को ट्रांसफर करी तो वो क्या बन जाएगा बताना, वो आपका एक वैलिड अग्रीमेंट बनेगा। ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रहा हूं? एग्रीमेंट बनेगा वैलिड। यहां पे देखो फॉलोइंग कैसे, द एग्रीमेंट दो मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड एंड इन्फोर्सिबल। मतलब हम एग्रीमेंट के वैलिड होने की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन होगा तो फिर वो एग्रीमेंट वैलिड बनेगा, लेकिन उसके लिए मैंने कंडीशन क्या बोला? ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन से होना चाहिए। दूसरा, पार्टीज नियर रिलेशनशिप में होनी चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड अंडर लॉ होना चाहिए। 4 मैंने आपको पॉइंट्स बता के रखा हुआ था। अब उसमें भी एक एग्जाम्पल उसने दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है? अ हस्बैंड बाय रजिस्टर्ड एग्रीमेंट प्रॉमिस टू पे हिज अर्निंग टू हिज वाइफ, हेल्ड एग्रीमेंट दो विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। अब देखो पार्थ ने मेरे को एक बहुत ही अच्छा सा सवाल पूछा, वो नहीं भी पूछता तो मैं यहां पे आपको बताने ही वाला था। अगर आप हमारे फर्स्ट यूनिट का वो एक क्वेश्चन देखोगे, केस स्टडी का क्वेश्चन, लाली का एक क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा तो उसमें वैसे ही हुआ था कि उस पर्टिकुलर लेडी का प्रॉब्लम ये हुआ था कि उस पर्टिकुलर लेडी ने क्या किया था, अपने हस्बैंड से राइटिंग में लिख के लिया था कि आप मुझे मंथली इतना इतना पे करोगे। उस डॉक्यूमेंट को उसने रजिस्टर भी कराया था। अब वो नियर रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ है, और नेचुरल लव एंड अफेक्शन से उसने क्या किया था बताना, वो एग्रीमेंट करवा के लिया था। ओके, तो हमने वहां पे क्या बोला? अगर हस्बैंड ने पैसे नहीं दिए तो वाइफ कैन नॉट स्यू। हमने बोला था वाइफ उस पे स्यू नहीं कर पाएगी। ओके, ये हमने बोला। तो पार्थ का पूछना आया, सर वहां तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन था, पार्टीज नियर रिलेशनशिप में थी, राइटिंग में भी लिखा के लिए, आप
ये जब पढ़ोगे, जब मैं रिवीजन आपको करा रहा हूं, इसके बाद आप लोग वो लाली का क्वेश्चन जरूर देखना, फर्स्ट यूनिट में हमारे नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, और वो जो एग्रीमेंट था वो रजिस्टर्ड भी था। तो फिर भी हमने क्या बोला, अब यहां अगर ऐसा देखा जाए तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो एग्रीमेंट आपका क्या रहेगा बताना, एनफोर्सिएबल रहेगा इवन विदाउट कंसिडरेशन। मतलब वो जो एग्रीमेंट है वो सीधे सीधे बोलू तो वैलिड रहेगा इवन दो विदाउट कंसिडरेशन। तो वहां कंसिडरेशन नहीं, फिर भी वो वैलिड रहेगा। ओके, तो पार्थ का पूछना ये आया, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा तो फिर वाइफ क्यों स्यू नहीं कर सकती है हस्बैंड के ऊपर। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, मतलब फर्स्ट यूनिट में देखा था, तो वहां हमने बोला था कि वो स्यू नहीं कर पाएगी। बट एक बात समझो बच्चों, यहां हम लोग एग्रीमेंट के वैलिड होने की बात कर रहे हैं। ओके, और आपको भी पता है कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको बनाना होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट तो चाहिए, लेकिन वो लीगल ऑब्लिगेशन भी तो क्रिएट करना चाहिए। अब यहां पे डेफिनेटली आपका एग्रीमेंट तो वैलिड बन जाएगा, व्हाट आई एम टेलिंग, एग्रीमेंट वैलिड बनेगा, लेकिन क्या यहां पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है क्या? नहीं, यहां पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहा, बल्कि यहां आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये तो अपना डोमेस्टिक टाइप का ही एग्रीमेंट हुआ। तो आप बोलेंगे सर इसको फिर यहां पे डाला क्यों है? तो एक बात बताओ, अगर हस्बैंड ने अगर वाइफ को कुछ दिया, ओके, प्यार मोहब्बत में कुछ दिया, राइटिंग में दिया, रजिस्टर्ड करके दिया, तो उसका कोई आपको नहीं लगता कि इफेक्ट आना चाहिए लॉ के नजरों में? अगर आप इसको भी वॉइड बोल दोगे, ये एग्रीमेंट को भी वॉइड बोल दोगे, तो हस्बैंड जो अपने वाइफ को दे रहा है वो भी क्या हो जाएगा, वॉइड बनेगा। मतलब लॉ के नजरों में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वो ना हो, इसके लिए यहां पे क्या बोला गया है बताना, इसके लिए यहां पे बोला गया कि अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो तो वो एग्रीमेंट जरूर वैलिड बनेगा। लेकिन एक बात याद रखना, वो एग्रीमेंट वैलिड बनेगा रे, बट आपको भी पता है वो एग्रीमेंट अपने आप में कैसा है, सोशल और डोमेस्टिक है। तो कल चल के अगर हस्बैंड ना दे तो क्या वाइफ स्यू कर पाएगी क्या? तो जवाब है नहीं कर पाएगी। ओके, और ये आपके इंस्टीट्यूट का ही आंसर था। वो क्वेश्चन जो था वो एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको समझ रहा होगा एग्जाम में देखो जिसका 2 जगह पे कनेक्शन लग रहा था, जिस प्रॉब्लम का 2 जगह आंसर जा सकता था, वैसा क्वेश्चन उन्होंने एग्जाम में पूछा हुआ था। ओके, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, तो मैंने आपको बताया जो पास्ट में वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड करी गई है तो वो एक्चुअल में तो रियल कंसिडरेशन होती ही नहीं है, ये मैंने आपको तब भी बताया था। तो फिर कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन अगर बाद में वो पर्टिकुलर बंदा, जैसे वो टीचर और स्टूडेंट का एग्जांपल लिया, तो वो स्टूडेंट अगर बाद में प्रॉमिस करता है पैसे देने के लिए, खुद से प्रॉमिस करता है, तो फिर उसको वैलिड मान लिया जाएगा इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन, ठीक है। जैसे, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, सर्विसेज वॉलंटरीली होनी चाहिए, मतलब टीचर ने वॉलंटरीली सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रॉमिसर को ही रेंडर करनी चाहिए, मतलब वो जो बच्चा था उसी को होना चाहिए, प्रॉमिसर एग्जिस्टेंस में भी होना चाहिए, मतलब वो बच्चा एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, और प्रॉमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉम्पेंसेट, तो मतलब वो बच्चा वापस से पैसा देना चाहता है, किसको बताना, उस पर्टिकुलर बंदे को, तो जाके वो क्या बनेगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ओके, उसके बाद प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेप्ट। अब तुमको पता है जब टाइम बार्ड डेप्ट हो जाए 3 साल के बाद, तो वो वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट आपका तभी रफा दफा हो जाता है। बट फिर भी अगर आप 3 साल बाद पैसे देने की बात करोगे तो वो विदाउट कंसिडरेशन माना जाएगा। क्यों विदाउट कंसिडरेशन माना जाएगा? आपने पहले पैसे दिए बट 3 साल होने के साथ ही वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब नहीं रहा, तो नहीं रहा तो वहां कंसिडरेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं आया, तो जो आपने पैसे दिए वो कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो उसी टाइम अनएनफोर्सेबल हो गया। बट बाद में अगर बंदा टाइम बार्ड डेप्ट रीपे करता है तो वो तो विदाउट कंसिडरेशन हुआ, बट फिर भी उसको क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद एजेंसी, मैंने आपको बताया एजेंसी के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं होती। जैसे आपके पापा ने आपको काम दिया, 2 लाख रुपए किसी पार्टी को दे के आ, तो आप पापा के एजेंट बन गए, बट उसके लिए जरूरी नहीं है ना कि कोई कंसिडरेशन भी हो। आपके पापा आपको कुछ पैसे देंगे, ये तो नेसेसरी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटेड गिफ्ट, मतलब आप किसी को कुछ गिफ्ट में देते हो, तो गिफ्ट दे रहे हो तो डेफिनेटली वहां तो कोई कंसिडरेशन होने नहीं वाली है। बट अगर आप उसको वॉइड बोल दोगे तो फिर वो कंप्लीटेड गिफ्ट का लॉ की नजरों में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके लिए बोला गया है, तो आप कंप्लीटेड गिफ्ट दे रहे हो तो भले ही आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, तो भी ये क्या माना जाएगा, वेरी मच वैलिड माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेलमेंट, बेलमेंट मैंने क्या बोला, जब आप किसी को कंसिडरेशन दे रहे हो, सॉरी, जब किसी को आप लोग पोजेशन दे रहे हो, है ना,
तो किसी को पोजेशन देना मतलब गुड्स की आप लोग फिजिकल कस्टडी सामने वाले को दे रहे हो। तो जब भी आप फिजिकल कस्टडी सामने वाले को दो तो वहां जरूरी नहीं होता कि आपको रिटर्न में कुछ मिले। जैसे मैंने शिरडी के साईं बाबा वो चप्पल स्टैंड एंड मोबाइल स्टैंड की एग्जांपल आपको दिया, 4 नंबर का गेट जहां पे पैसे नहीं लगते है ना, तो वो क्या हो गया, बेलमेंट हुआ। बट वो विदाउट कंसिडरेशन चल सकता है क्या, जरूर चल सकता है। ओके उसके बाद चैरिटी, तो आप किसी को अगर चैरिटी देते हो तो वहां पे भी कोई आपको कंसिडरेशन मिलने नहीं वाला, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, स्टिल इट विल बी ट्रीटेड एज वैलिड। अभी कादरनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद केस लॉ आपको दिया नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया। ओके दिस इज ऑल अबाउट योर छोटा सा यूनिट नंबर 2। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इसमें से आप लोग क्वेश्चन एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अब इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और जैसे मैंने बताया 11 जून को हम लोग इसकी क्या कर लेंगे, टेस्ट ले लेंगे। ओके थैंक यू।